गुड मॉर्निंग। हो गए आप लोग बिल्कुल रेडी? तो चलो हम लोग अब पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास तो स्टार्ट करेंगे, बट जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो पिछले जितने भी क्लासेस में हम लोग टॉपिक सब पढ़ चुके हैं, आप उसको भी रिवाइज़ करते रहो, उसको दोहराते रहना है आपको। हाँ, एक तो कि टेस्ट होने वाला है जल्दी, टेस्ट का डेट हम आपको जल्द ही अनाउंस करने वाले हैं, 2 दिन 3 दिन जो भी हो, तो जल्द ही एक और टेस्ट हम लेंगे। और दूसरी बात ये कि आप रिवाइज़ करते रहोगे तो सारा का सारा टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको लास्ट में। तो थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल के आपको 2-3 दिन 4 दिन के बाद आपको रिवीज़न करते भी रहना है। तो एक राउंड आप रिवीज़न कर लो। आप ज़्यादा नहीं हुआ है हम लोग का भी टॉपिक, लेकिन फिर भी इतना सा हो गया है कि अगर आप थोड़ा सा लेट करो रिवीज़न करने में तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप हाफ एन आवर के लिए, 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए आप बैठ के उसको अच्छे से रिवाइज़ करने का कोशिश करो, रिवाइज़ कर लो, है ना। और चलो हम लोग अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एंट्रोपी। क्या चीज़? एंट्रोपी। पिछले क्लास में हम लोग एडजॉर्प्शन को 2 पार्ट में ब्रेक किए थे, एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और दूसरा नेगेटिव एडजॉर्प्शन, है ना। उसके पहले वाले क्लास में भी आपने एडजॉर्प्शन को ब्रेक किया था, नहीं? फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर देखा जाए तो हमने एडजॉर्प्शन को 2 अलग अलग आधार पर बांट दिया। सबसे पहले वाले क्लास में कल के पहले जो क्लास था, हमको लगता है कि लेक्चर नंबर 6 में, है ना, 6 में और 5th में भी, तो 5th और 6th दोनों में वो चीज़ चला था। उसमें हमने क्या किया था कि एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कितना एट्रैक्टिव फोर्स है, उस आधार पर हम लोग एडजॉर्प्शन को 2 भागों में बांटे। नहीं, अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में कम एट्रैक्टिव फोर्स है तब आपने उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन कहा था, लेकिन अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स है तब आपने उसको केमिकल एडजॉर्प्शन कहा। उसको ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। कल हम लोग पढ़े कि एडजॉर्प्शन को और आधार पर तोड़ा जा सकता है, एडजॉर्प्शन का प्रकार बनाया जा सकता है, और वो ये था कि जो एडजॉर्बेंट है ना उसके सतह पर कंसंट्रेशन क्या है। अगर सतह पर कंसंट्रेशन इंटरनल पार्ट से अगर ज़्यादा है, नहीं, सतह पर का कंसंट्रेशन अगर इंटरनल पार्ट से क्या है, ज़्यादा है, तो आपने उसको कहा था पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और अगर इंटरनल पार्ट का कंसंट्रेशन ही ज़्यादा है, सतह का कम है, तो आपने उसको कहा था निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो कल हम लोगों ने सीखा कि एडजॉर्प्शन 2 टाइप का होता है। कौन कौन रे? एक पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और दूसरा निगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में क्या हुआ था भाई? सरफेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता था इंटरनल पार्ट से, अंदरूनी भाग से। और निगेटिव एडजॉर्प्शन में क्या होता था? सतह का, सरफेस का ही कंसंट्रेशन, सांद्रण, गाढ़ापन कम होता था इंटरनल पार्ट से। नहीं, तो ये सब तो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और अब हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला टॉपिक हम लोग का है एंट्रोपी। क्या चीज़ भाई? एंट्रोपी। तो क्या है हम लोग देखते हैं, पहले थोड़ा हेडिंग दे दें हम लोग। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्या भाई? एंट्रोपी। इसको जनरली ना एस से हम लोग डिनोट करते हैं, एस से। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी को हिंदी में ना एंट्रोपी ही कहते हैं हम लोग। तो फोकस करें आप लोग यहाँ पर। एंट्रोपी, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? एस से। सबसे पहली बात इसके बारे में कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है ये। ओके, एंट्रोपी के बारे में सबसे पहला बात हम आपको क्या बता रहे हैं कि ये क्या है भाई? एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। 11th में स्टार्टिंग में जिस समय हम आपको बेसिक केमिस्ट्री बता रहे थे, तो उस समय भी हम आपको, याद कीजिए, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट सब के बारे में हम आपको बताए थे, तो वहाँ से भी आपको याद आ रहा होगा। और नहीं तो हल्का सा हम आपको बोल देते हैं, बहुत आसान चीज़ है कि वो सब जिसको हम लोग मेज़र कर सकें,
नहीं, जिसको हम माप सकें, जिसको नाप सकें, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। जैसे कि मास को आप माप सकते हो, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 10 ग्राम, तो मास को आपने माप लिया, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, टाइम को भी हम लोग माप लेते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 मिनट, 20 मिनट, तो टाइम को भी आपने माप लिया, मेज़र कर लिया। और जिसको मेज़र कर सकें, जिसको माप सकें, जिसको नाप सकें, उसी को तो कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे रे? एनर्जी को आप माप सकते हैं। एनर्जी कितना निकालते हो? 5 जूल, 10 जूल, 15 जूल, तो ये तो एनर्जी को आप लोग माप लिए ना। तो एनर्जी भी क्या है भाई? हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं, लेंथ 5 मीटर, 10 मीटर, 15 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ को भी देखिए हम लोग माप रहे हैं, नहीं मीटर में, सेंटीमीटर में। तो लेंथ को अगर आप माप सकते हैं तो लेंथ भी एक क्या हो गया भाई? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेकिन हाँ, हंसना, किसी की हंसी आप माप लोगे क्या? सर क्या बात बोले, देखिए सर वो 5 किलो हंस रहा है, तो हंसना आप माप सकते हैं क्या? अच्छा, रोना, सर कितना गम है उसको, देखिए तो 10 किलो रो रहा है। तो हंसना, रोना, ये सबको क्या आप माप सकते हो? टेंशन, सर मतलब मत बोलिए आज हमको कितना टेंशन है, आज तो हमको 25 किलो टेंशन है, कल तो 10 किलो था, आज हमको 25 किलो टेंशन है, ऐसा है क्या? तो टेंशन, हंसना, रोना, ये सब जो है, ये सब को हम लोग माप नहीं सकते हैं, तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। तो खैर चलिए, हमको याद आ गया होगा आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम माप सकें, जिसको हम नाप सकें, जिसको हम लोग मेज़र कर सकें। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिक राशि, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको हम लोग माप सकें, नाप सकें, है ना। हिंदी में क्या बोलोगे उसको? भौतिक राशि। तो एंट्रोपी के बारे में सबसे पहला बात जो हमने आपको बताया वो ये कि एंट्रोपी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या बोला हमने? एंट्रोपी भी क्या है भाई? एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो एंट्रोपी भी एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। सबसे पहला बात हमने आपको यही बताया कि एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये करता क्या है भाई? ये है क्या? इसके अंदर का बात हम लोग सीखने का कोशिश करें। ध्यान दीजिएगा, एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये जो एंट्रोपी है ना, इसको हम लोग यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए। अब क्या रिप्रेजेंट करने के लिए भाई? क्या ज्ञात करने के लिए, है ना। तो एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग उपयोग करते हैं कुछ ज्ञात करने के लिए, कुछ चीज़ों को व्यक्त करने के लिए। ज्ञात करना बोलो, व्यक्त करना बोलो, है ना, जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए रे? ज्ञात करने के लिए। और क्या ज्ञात करने के लिए? तो डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मापने के लिए हम लोग एंट्रोपी का उपयोग करते हैं। मतलब एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं ज्ञात करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। क्या चीज़ को रे? रैंडमनेस को, डिसऑर्डरनेस को। अब बोलोगे सर ये रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस हमको अभी समझ नहीं आया, इधर तो थोड़ा क्लियर हो गया हम लोग का, बट वो क्या है? रैंडमनेस मतलब होता है अनियमितता। अच्छा, डिसऑर्डरनेस का भी मतलब वही है, अव्यवस्था। मतलब कोई सब्सटेंस अगर परफेक्टली अरेंज्ड है, जैसे देखिए ये अगर परफेक्टली अरेंज्ड है, हम लोग तब बोलेंगे कि इसमें रैंडमनेस क्या है? कम है। अनियमितता कम है, मतलब ये नियमित है। नहीं, ये बिल्कुल अरेंज्ड है, ऑर्डर में है, डिसऑर्डर में नहीं है। अब कुछ समझ में आ रहा है? इसमें अव्यवस्था बहुत कम है, व्यवस्थित है। ये व्यवस्थित है, इसमें अव्यवस्था नहीं है। नहीं, ये ऑर्डर में है, डिसऑर्डर में नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, आप समझ पा रहे हो? तो इसमें अगर देखा जाए तो बड़ा अजीब हाल है। ये अनियमित है, डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में है ये, नहीं ये अनियमित है ये।
तो एंट्रोपी एक जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको एंट्रोपी के बारे में हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि। और भौतिक राशि किसको बोलेंगे, जिसको मापा जा सके, है ना, जिसको मापा जा सके। आगे बढ़िए, एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी का उपयोग करते हैं किसी भी पदार्थ, चाहे ये पदार्थ हो चाहे ये पदार्थ हो, ये भी पदार्थ है ये भी पदार्थ है, तो किसी भी पदार्थ के क्या चीज को ज्ञात करने के लिए एंट्रोपी आया है भाई, तो एंट्रोपी आया है किसी भी पदार्थ की अव्यवस्था को बताने के लिए। एंट्रोपी आया है किसी भी पदार्थ की अव्यवस्था को बताने के लिए। एंट्रोपी आया है किसी भी पदार्थ की अनियमितता को बताने के लिए, किसी भी पदार्थ के डिसऑर्डरनेस को बताने के लिए, किसी भी पदार्थ के रैंडमनेस को बताने के लिए कि वो पदार्थ कितना गड़बड़ है, वो पदार्थ कितना डिसऑर्डर है, वो पदार्थ कितना, उस पदार्थ में कितना रैंडमनेस है, उस पदार्थ में कितना अनियमितता है, अव्यवस्था है, कितना खराब है वो, उसमें पार्टिकल सब कितना बुरी तरीके से सजा हुआ है। अगर परफेक्टली सजा हुआ रहा तो हम लोग बोलेंगे ये तो व्यवस्थित है भाई, ये तो नियमित है, ये तो ऑर्डर में है। नहीं, लेकिन अगर खराब हुआ है ना, पार्टिकल सब इधर उधर रहा, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ देखो ये इसमें जो ना ऑर्डर नहीं है, ये नियमित नहीं है, ये अनियमित है, ये अव्यवस्थित है। तो कितना अव्यवस्थित है, कितना अनियमित है, कितना इसमें डिसऑर्डरनेस आया है, कितना इसमें जो है रैंडमनेस आया है, इसी चीज़ को व्यक्त करने के लिए कौन आया भाई, एंट्रोपी आया। अब कुछ समझ में आ रहा है। तो किसी भी पदार्थ में कितना गड़बड़ी है, किसी भी पदार्थ में कितनी अनियमितता है, किसी भी पदार्थ में कितनी अव्यवस्था है, कितना रैंडमनेस है, कितना डिसऑर्डरनेस है, इसी को बताएगा हमारा कौन, एंट्रोपी। समझ में आया। तो ये तो बात हुआ, ठीक है। बट इसको निकालने के लिए ना हम एक छोटा सा ट्रिक आपको बताएंगे, जिससे आप आराम से महसूस कर लोगे, आराम से पता कर लोगे कि हाँ इस पदार्थ में अनियमितता ज़्यादा है, इस पदार्थ में अनियमितता कम होना चाहिए, इसमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होना चाहिए, इसमें डिसऑर्डरनेस कम होना चाहिए, और यही डिसऑर्डरनेस तो एंट्रोपी है, तो इसका एंट्रोपी ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका एंट्रोपी कम होना चाहिए। वो हम आपको थोड़ा देर में बता रहे हैं। बट अभी कंसंट्रेट करो जो ये कह रहा है। एंट्रोपी क्या कह रहा है, एंट्रोपी कह रहा है भाई देखो, हम सबसे पहले कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी हैं। हम बोले भाई आगे कुछ बताओ आप क्या हो, तो कह रहा है कि हम वो हैं जो किसी भी पदार्थ में गड़बड़ी निकाल के दिखाते हैं, किसी भी पदार्थ की अनियमितता निकाल के दिखाते हैं, किसी भी पदार्थ में कितना डिसऑर्डरनेस है, कितना रैंडमनेस है, वो निकाल के हम लोग दिखाते हैं। कुछ समझ में आया। तो चलिए, एंट्रोपी के बारे में कुछ मेरे माइंड में तो आ गया कि ये किसी भी पदार्थ का परफेक्टनेस नहीं बताता है, गड़बड़ी बताता है ना। वो कितना नियमित है वो नहीं बताता है, अनियमितता बताता है। ये कितना, वो कोई भी पदार्थ कितना व्यवस्थित है वो नहीं बता रहा है, वो कितना बता रहा है भाई, कितना अव्यवस्थित है। और पता है, अगर वो बता दिया कितना अव्यवस्थित है तो व्यवस्था भी पता चल जाएगा। अगर बोलेगा अव्यवस्थित 0 है तो हम समझ जाएंगे एकदम परफेक्ट है। अगर बोलेगा उसमें गड़बड़ी 0 है, इसका मतलब है कि पूरा मस्त है वो पदार्थ। नहीं, अगर बोलेगा कि किसी भी पदार्थ का डिसऑर्डरनेस 0 के बराबर है तो हम समझ जाएंगे वो बिल्कुल ऑर्डर में। तो एक चीज़ बताओ ना, दूसरा हमको पता चल ही जाएगा। नहीं, अगर बोल देगा क्या कोई पदार्थ परफेक्ट है, इसका मतलब गड़बड़ी उसमें 0 है। उल्टा अगर बोल दे कि कोई पदार्थ में गड़बड़ी 0 है, मतलब परफेक्ट है। यार एक बोलो ना, दूसरा तो हम निकाल ही लेंगे। अगर बोलोगे गड़बड़ ज़्यादा है, मतलब अगर गड़बड़ ज़्यादा है मतलब अच्छा कम है, और अगर गड़बड़ कम है मतलब अच्छा ज़्यादा है। तो वो तो हमको पता चल ही जाएगा। तो खैर चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे, एंट्रोपी के बारे में। सबसे पहली बात, एंट्रोपी के बारे में आपने क्या सीखा? एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं, एंट्रोपी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको हम लोग उपयोग करते हैं क्या करने के लिए रे? किसी भी पदार्थ के रैंडमनेस, किसी भी पदार्थ के डिसऑर्डरनेस को ज्ञात करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। ओके, चलिए इस बात को हम लोग अब लिखते हैं डेफिनेशन में। क्या बोलोगे? द फिजिकल क्वांटिटी, नहीं सबसे पहले तो यही लिख देते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी, आगे सोचो क्या बोलें, द फिजिकल क्वांटिटी
which is used to determine the randomness, है ना, which is used to determine the randomness or disorderness। दो वर्ड यूज किए, क्या क्या? डिसऑर्डरनेस मतलब रे अव्यवस्था, और रैंडमनेस का मतलब भी लगभग वही है, अनियमितता। तो डिफिनेशन क्या बना दिया आप लोग? द फिजिकल क्वांटिटी मतलब वैसा भौतिक राशि विच इज यूज टू, जिसको उपयोग हम लोग करते हैं किसके लिए भाई? डिटरमाइन करने के लिए, निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? तो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, है ना। तो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ एनी सब्सटेंस is called एंट्रोपी। चलो फटाफट हिंदी में ही हमको बोल दो। वह भौतिक राशि, है ना, वह भौतिक राशि जिसे किसी पदार्थ के, है ना, किसी पदार्थ के अनियमितता, किसी पदार्थ के अनियमितता या अव्यवस्था, क्या चीज भाई? अव्यवस्था। अव्यवस्था किसका हिंदी हो गया रे? डिसऑर्डरनेस का। तो वह भौतिक राशि जिसे किसी पदार्थ के अनियमितता या अव्यवस्था को ज्ञात या व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे एंट्रोपी कहते हैं। अभी इसमें बहुत कुछ सीखना हम लोग को बाकी है। अभी देखिएगा ना, धीरे धीरे हम लोग और कुछ सीखते चले जाएंगे तो और आपको क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन हाँ, अभी तो हमें दिमाग में ना बहुत कुछ आ गया भाई कि एंट्रोपी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को, इस भौतिक राशि का उपयोग हम लोग क्यों करेंगे भाई? तो किसी भी पदार्थ की गड़बड़ी को मापने के लिए, किसी भी पदार्थ में कितना गड़बड़ी है, किसी भी पदार्थ में कितना डिसऑर्डरनेस है, किसी भी पदार्थ में कितना अनियमितता है, कितना पार्टिकल सब इधर उधर है, कितना बुरी तरीके से सजा हुआ है, यही सब चीज़ को ज्ञात करने के लिए हम लोग एंट्रोपी का उपयोग करेंगे। तो इसलिए डेफिनेशन हमने दे दिया, वह भौतिक राशि जिसे किसी पदार्थ के अनियमितता या अव्यवस्था को ज्ञात या व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे एंट्रोपी कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? चलो, अब सबसे पहले बताओ हमको कि इसको आप किससे सूचित करते थे? एस से। तो एरो पॉइंट हम लोग लिखते जाते हैं, एंट्रोपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखते जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एस। नहीं, इसे एस के द्वारा सूचित किया जाता है। कोई भी एस ले सकते हो आप, जनरली कैपिटल एस लेना। इसे एस के द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया? अब मेन पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें तो जो एंट्रोपी कहता है
वो तो हम लोग देखेंगे ही, बट उसमें हम एक छोटा सा ट्रिक आपको बताएंगे ताकि आप आराम से डिसऑर्डरनेस निकाल सको। देखो, इंट्रॉपी के बारे में हम लोग क्या सीखे भाई, कि इंट्रॉपी बिल्कुल और बिल्कुल समानुपाती है ना, अपना भाई है किसका रे, डिसऑर्डरनेस का, या फिर रैंडमनेस का। नहीं, अब जरा से इसको समझ लो अच्छे से। डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या हुआ, अव्यवस्था। रैंडमनेस का मतलब क्या हुआ, अनियमितता। मतलब कितना खराब है यार। तो अगर रैंडमनेस, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस में कुछ भी, दोनों एक ही वर्ड हुआ। अगर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है तो उसका एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा, अगर डिसऑर्डरनेस कम है तो यही चीज़ तो एंट्रोपी भी है भाई, तो एंट्रोपी क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, अगर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है तो एंट्रोपी भी ज़्यादा है, अगर डिसऑर्डरनेस कम है तो एंट्रोपी भी क्या है, कम है। अगर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा तो एंट्रोपी ज़्यादा, अगर डिसऑर्डरनेस कम तो एंट्रोपी भी कम। जिधर जिधर डिसऑर्डरनेस उधर उधर एंट्रोपी, इसका मतलब दोनों ये क्या है, अपना भाई है। तो हम लोग कह दिए कि एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिसऑर्डरनेस के। और यही तो एंट्रोपी का मेन डेफिनेशन ही है। एंट्रोपी तो डिसऑर्डरनेस ही निकालने बताता है हमको, एंट्रोपी को तो हम लोग यूज ही करते हैं डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को निकालने के लिए। तो एंट्रोपी के बारे में बोल दिए भाई कि एंट्रोपी बोलो या डिसऑर्डरनेस बोलो, बात बराबर है। एंट्रोपी समानुपाती होगा, अपना भाई होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिसऑर्डरनेस के। ठीक है। अब यहां पर एक बात सुनना, अगर किसी का डिसऑर्डरनेस अगर आपको ज्ञात करना है ना, तो दो चीज देखना। सबसे पहले भाई मोशन, अगर वो कंप्लीटली मोशन कर पा रहा है तो मोशन, या नहीं तो वाइब्रेशन। क्या देखोगे, मोशन या वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी पदार्थ में अगर आप डिसऑर्डरनेस जानना चाहते हैं या रैंडमनेस जानना चाहते हैं तो आप क्या देखिएगा, कण सबका, पार्टिकल का उस पदार्थ में। जैसे देखिएगा, दो पदार्थ है, एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है। अगर इस पदार्थ में पार्टिकल सबका ना मोशन, वाइब्रेशन ना के बराबर है, बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और इसमें जो है ना कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, तो अब हमको ये बता कि मोशन किस में ज़्यादा है, वाइब्रेशन, मोशन, गति, पार्टिकल सबका किस में ज़्यादा है, इसमें, किस में, इसमें। तो कौन आपको बुरा दिख रहा है, कौन अनियमित दिख रहा है, कौन डिसऑर्डर में है, ये कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी परफेक्टली अरेंज तो है ही नहीं। तो ये हम देख रहे हैं इधर 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 जाता है। तो इसमें चूंकि मोशन ज़्यादा है तो इसी में डिसऑर्डरनेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, नहीं। और इसमें मोशन तो ना के बराबर है, और मोशन अगर ना के बराबर है तो बिल्कुल परफेक्टली सजा हुआ है, तो इसमें अनियमितता नहीं होगी, इसमें अव्यवस्था नहीं होगी, गड़बड़ी नहीं होगी। थोड़ा सा और फोकस कीजिए यहाँ पर और समझिए हम क्या बोले। एंट्रोपी मतलब क्या हुआ रे, गड़बड़ी, डिसऑर्डरनेस। और डिसऑर्डरनेस निकालने के लिए हमने कहा कि आप मोशन देखोगे या वाइब्रेशन देखोगे। अगर किसी में मोशन ज़्यादा है, समझ जाना गड़बड़ी ज़्यादा है, और अगर गड़बड़ी ज़्यादा है, एंट्रोपी ज़्यादा है। एक बार फिर से सुनो, अगर किसी में मोशन ज़्यादा है, पार्टिकल सबका मोशन अगर ज़्यादा है, मोशन, पार्टिकल सबका क्या ज़्यादा है, मोशन ज़्यादा है, तो गड़बड़ी ज़्यादा होगा, गड़बड़ी ज़्यादा होगा, एंट्रोपी ज़्यादा होगा। समझ में आया। तो इस दोनों में देख रहे हैं कि इसमें मोशन ज़्यादा है तो गड़बड़ी इसी में ज़्यादा होगा, और वही गड़बड़ी तो एंट्रोपी है, वही डिसऑर्डरनेस तो एंट्रोपी है। तो अगर इसमें मोशन ज़्यादा है तो गड़बड़ी मतलब डिसऑर्डरनेस भी ज़्यादा होगा, और गड़बड़ी डिसऑर्डरनेस को ही कहते हैं एंट्रोपी, तो इसमें एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा। तो अगर तू एंट्रोपी किसी का जानना चाहता है ना, तो डायरेक्ट तुम उसमें ना मोशन देखो। अगर किसी में पार्टिकल सब ज़्यादा मोशन कर रहा है, उसमें गड़बड़ी ज़्यादा होगा, उसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा, क्योंकि वही गड़बड़ी को कहते हैं हम लोग एंट्रोपी, उसी गड़बड़ी को हम लोग कहते हैं एंट्रोपी, उसी डिसऑर्डरनेस को हम लोग कहते हैं एंट्रोपी। तो अगर इसमें पार्टिकल सबका मोशन ज़्यादा है, गति ज़्यादा है, कंपन ज़्यादा है, वाइब्रेशन ज़्यादा है, तो गड़बड़ी ज़्यादा होगा, और अगर गड़बड़ी ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग एंट्रोपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको भी लिख दिए, क्योंकि डायरेक्टली देखो ना, अगर मोशन ज़्यादा है तो गड़बड़ी ज़्यादा होगा, और अगर गड़बड़ी ज़्यादा है तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा। तो तीनों अपना भाई हुआ। अगर मोशन अगर कम है, पार्टिकल सबका मोशन कम है, इसमें देखो ना, इसमें देखो ना, मोशन कम है। अच्छा यार हटा इसको, देखो इसमें मोशन कम था, ये जो पार्टिकल था इसमें क्या था,
मोशन क्या था, कम था। अगर मोशन कम है तो गड़बड़ी क्या होगा, कम होगा, और गड़बड़ी अगर कम है तो एंट्रोपी कम होगा। हम आपको रियल दिखाते हैं, रुक जाए इसको हटा। हम तीनों को बुलाते हैं एक एक करके, गैस, लिक्विड और सॉलिड को। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आ जाओ भाई, थोड़ा गैस आ जाओ इधर। यस, अब इसमें देखो तुम गौर से, है ना। इसमें अगर गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि पार्टिकल सब देखो कितना तेजी से मूव कर रहा है ना। ये गैस का पार्टिकल सब है, ये गैस का अणु सब है, ये गैस का कण सब है। तो इस गैस का कण में अगर ठीक से देखो तो आपको लगेगा कि पार्टिकल सब ना बहुत तेजी से मूव कर रहा है, इसमें गड़बड़ी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब गैस को हटा के हम आपको लिक्विड को दिखाते हैं। चलो गैस जाओ, लिक्विड ऑब है। अब देखो ये लिक्विड के कण है। लिक्विड जो है ना, लिक्विड द्रव में भी क्या होता है, कण सब देखो हिल रहा है, लेकिन गैस से कम। पिछली बार कौन था, गैस था, और इस बार कौन है भाई, लिक्विड है। तो लिक्विड में पार्टिकल सब हम लोग देख रहे हैं कि ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये भी मोशन में है, लेकिन उससे क्या है, कम। मतलब अगर इसमें देखा जाए तो उसकी तुलना में गैस के तुलना में इसमें वाइब्रेशन, इसमें मोशन क्या है, कम है। तो इसमें गड़बड़ी क्या होगी भाई, कम होगी। इसका एंट्रोपी क्या होगा, कम होगा। लेकिन इसके पहले जो आपने देखा था गैस, उसमें देखा मोशन कितना ज़्यादा था। गैस में मोशन बहुत ज़्यादा था तो उसमें गड़बड़ी बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा। और इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, थोड़ा सा उसकी तुलना में कम है गड़बड़ी, मोशन कम है, तो इसका एंट्रोपी भी कम होगा। अब लास्ट में सॉलिड देख लीजिए। चल भाई जाता हूँ, आओ सॉलिड देखो। अब सॉलिड में तुम देखो, सॉलिड में अगर देखो तो सॉलिड में हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल सब जो होता है ना, पार्टिकल सब जो होता है एक दूसरे में एकदम जकड़ा हुआ रहता है, कण सब जो एक दूसरे को ना एकदम पकड़ा हुआ रहता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें भी पार्टिकल ना जहाँ पर उसका पोजीशन है उसको कहते हैं मीन पोजीशन। सॉलिड स्टेट में हम आपको बताएंगे। तो जहाँ पर भी पार्टिकल रहता है उसको कहते हैं मीन पोजीशन, और इसी मीन पोजीशन पर ना वो वाइब्रेट करता रहता है, कंपन करता रहता है। लेकिन इस कंपन का दर इतना ज़्यादा रहता है कि वो हमारा जो आई का रेंज है, आँख का जो रेंज है, उसमें नहीं आ पाता है, तो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि सॉलिड का जो कण है ना, जहाँ पर है वहाँ पर रह के वो कुछ थोड़ा ऊपर कुछ थोड़ा नीचे वाइब्रेट करता रहता है, कंपन करता रहता है। लेकिन ये कंपन इतना तेज़ होता है कि हमारा जो आई जितना हम देख पाते हैं उस रेंज से बाहर होता है, तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, वास्तविकता ये है कि ये भी वाइब्रेट करता रहता है। ओके, लेकिन अगर ऐसे हम लोग देखते हैं उस तीनों के कंपैरिजन में, गैस के और सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में, तो हम पाते हैं कि इसका पार्टिकल तो लगभग एक दूसरे को पकड़ के, एक दूसरे को जकड़ के एकदम स्थिर टाइप का है। तो अब गौर से देखिए इस सॉलिड को। इस सॉलिड में देखिए, जैसा गैस में मोशन था नहीं, जैसा लिक्विड में मोशन था, क्या वैसा मोशन है इसमें? नहीं, ना के बराबर है। तो इसमें गड़बड़ी, जब मोशन ही नहीं है तो देखो गड़बड़ी भी नहीं दिख रहा है, और वही गड़बड़ी को तो एंट्रोपी कहता है यार। तो बोले इसमें अगर मोशन नहीं है, इसमें अगर गड़बड़ी नहीं है, तो इसका एंट्रोपी भी क्या होगा, कम होगा, है ना। चल जा, तू भी जा। अब तीनों को हम लोग एक साथ देखते हैं, ठीक है, तीनों को। अब गौर कीजिए, देखिए तीनों, ये है आपका सॉलिड, ये है आपका लिक्विड, और ये है आपका गैस। तीनों को आप गौर से देखो और आप ही फैसला करो कि किसमें मोशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, सॉलिड में या लिक्विड में या फिर गैस में, किसमें मोशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो आप पाओगे कि सबसे ज़्यादा मोशन जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, गैस में हो रहा है। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इधर उधर पार्टिकल सब जो जा रहा है वो किसमें जा रहा है भाई, गैस में। गैस से कम किसमें रे, लिक्विड में, और लिक्विड से कम किसमें, सॉलिड में। तो एक बार बताओ, सबसे ज़्यादा मोशन किसमें, गैस में। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी किसमें, गैस में। और वही गड़बड़ी को तो इंट्रोपी तुम लोग कहते हो, तो सबसे ज़्यादा इंट्रोपी किसमें, गैस में। एक बार फिर से रिपीट कर दो, सबसे ज़्यादा मोशन किसमें, गैस में। तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी, डिसऑर्डरनेस किसमें, गैस में। तो सबसे ज़्यादा इंट्रोपी किसका, गैस का। अच्छा, गैस से कम किसका इंट्रोपी होगा, लिक्विड का। और लिक्विड से भी कम जो इंट्रोपी होगा वो किसका होगा, सॉलिड का होगा। तीनों आपको समझ में आया? ओके, तो सबसे ज़्यादा इंट्रोपी किसका होता है भाई, गैस का होता है। और सबसे कम इंट्रोपी किसका होगा, सॉलिड का, इस तीनों में। ठीक है, चलो जाओ भाई। अब चलो इसको हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम। मोशन और वाइब्रेशन ऑफ particles
इन एनी सब्सटेंस, यही ना लिखे थे। चलो इतना सा तो हिंदी आप आराम से समझ जाओगे। अभी तो एक बार फिर से जल्दी से हम लोग जो है ना, वो जो अभी हम दिखाए हम आपको, वहाँ से एक पॉइंट बन रहा है मस्त ऐसा, वो हम लोग लिखते हैं। चलो एंट्रोपी क्या बताता है भाई? गड़बड़ी। और गड़बड़ी किस पे डिपेंड करता है रे? तो मोशन पे। अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मोशन किस में था? गैस में। तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी किस में होगा? तो गैस में होगा। तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा किसका होगा? गैस का होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि एंट्रोपी जो होता है ना, वो गैस का सबसे ज़्यादा होता है। फिर एंट्रोपी किसका होगा रे? बोल बोल बोल। लिक्विड का। और सबसे कम जो एंट्रोपी होगा वो होगा किसका? सॉलिड का। नहीं? अच्छा, एंट्रोपी को डिनोट किससे करते हैं जी? एस, कैपिटल एस। तो आप ये भी लिख सकते हो एस मतलब एंट्रोपी किसका? गैस का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी में मोशन सबसे ज़्यादा है, गड़बड़ी इसी में ज़्यादा है, तो इसी का एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद एंट्रोपी को डिनोट करेंगे एस से, तो किसका ज़्यादा होगा भाई? लिक्विड का। और फिर एंट्रोपी सबसे कम किसका होगा? सॉलिड का होगा। ओके, एंट्रोपी को डिनोट किससे कर दिए? एस से। और किसका? तो सॉलिड का। तो ये हम लोग सीख लिए कि सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी होता है पदार्थ के तीनों अवस्था में, गैस अवस्था में जो भी रहेगा उसका एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा लिक्विड का, उससे कम होगा सॉलिड का। ठीक है, चलो आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ले लिए? चलो, तो दो एरो पॉइंट तो हम लोग का हो गया। एंट्रोपी के बारे में 2 एरो पॉइंट आपने सीख लिया। पहला एरो पॉइंट तो भाई वही कि एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, और दूसरा एरो पॉइंट में हमने सीखा कि एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिसऑर्डरनेस के, नहीं, या रैंडमनेस के, गड़बड़ी के। डिसऑर्डरनेस मतलब अनियमितता, गड़बड़ी। और रैंडमनेस कैसे निकालोगे? तो पार्टिकल सबका मोशन को देख के। अगर मोशन ज़्यादा है तो गड़बड़ी ज़्यादा होगा, गड़बड़ी ज़्यादा है तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा। अब तीसरा एरो पॉइंट देखो क्या है? एंट्रोपी इज ऑलवेज calculated. Entropy is always calculated in the form of change. In the form of change. चेंज को आप लोग मैथमेटिक्स में और हर जगह फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। आप लोग चेंज को हम लोग डिनोट किससे करते थे जनरली रे? डेल्टा। नहीं, चेंज को हम लोग किससे? डेल्टा। और किस में चेंज हम लोग देखना चाह रहे हैं? तो एंट्रोपी में, तो एस। इसका हिंदी हम लोग लिख लें। एंट्रोपी को हमेशा चेंज मतलब रे, चेंज मतलब डेल्टा एस के रूप में ज्ञात या व्यक्त किया जाता है। अब इसको समझो, एक्चुअली है क्या? किसी का एग्जैक्ट एंट्रोपी हम लोग जनरली नहीं बताते हैं। वजह ये कि देखो, अगर किसी का एंट्रोपी एग्जैक्ट बताना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको प्रेशर भी बहुत कुछ बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर प्रेशर आपको बताना पड़ेगा, टेम्परेचर बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज आप कर दिए ना, तो जैसे आप टेम्परेचर चेंज कीजिएगा, मान लीजिए कि मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आपने गर्मी दे दिया, आपने आग लगा दिया, आपने उष्मा दे दिया। तो अगर तुम गर्मी दोगे, अगर तुम उष्मा दोगे, एनर्जी दोगे, तब तो ये सब जो मॉलिक्यूल सब है वो क्या करेगा? बोलो, तुम्हारा दिया हुआ एनर्जी को सोख लेगा। अब इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और जब एनर्जी बढ़ गया तब तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेगा,
है ना, ज़्यादा इधर उधर करने लगेगा, और ज़्यादा इधर उधर करने लगेगा मतलब गड़बड़ बढ़ जाएगा, है ना, गड़बड़ ज़्यादा करने लगेगा, और गड़बड़ ज़्यादा करने लगेगा तो इसका एंट्रोपी जो है ना वो एस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा भी हम लोग प्रोसेस को चेंज करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो पहले गड़बड़ था और बाद में जो गड़बड़ है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इस वजह से कभी भी हम लोग एग्जैक्ट एंट्रोपी बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट एंट्रोपी में हमको प्रेशर, टेम्परेचर बहुत कुछ मेंशन करना पड़ेगा। इसी वजह से हम लोग हमेशा पूछते हैं कि आप प्रोसेस हमको दे दो तो हम उसका एंट्रोपी बता देंगे। प्रोसेस का मतलब क्या है, जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में उसने कहा कि हम टेम्परेचर को बढ़ा दिए, तो हम लोग बोलेंगे अच्छी बात है भाई, आप टेम्परेचर को बढ़ा दिए तो पहले जो भी इंट्रोपी होगी उससे ज़्यादा इंट्रोपी हो जाएगी, मतलब इंट्रोपी बदल तो जाएगी, चेंज तो हो जाएगी। उसमें एक और चीज़ बता दी कि इंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि अगर इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो अगर वो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है मतलब वो एनर्जी दे रहा है, और अगर एनर्जी देगा, उष्मा देगा, एनर्जी देगी, तो वो क्या करेगा भाई, उससे क्या होगा, ये पार्टिकल सबका क्या होगा, मोशन बढ़ जाएगा, नहीं वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, है ना, अनियमितता बढ़ जाएगी और अव्यवस्था बढ़ जाएगी, जो बोलना है आपको, और यही सबको तो हम लोग कहते हैं इंट्रोपी। तो इंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रोसेस में पहले जो भी इंट्रोपी है उससे ज़्यादा इंट्रोपी हो जाएगी, मतलब इंट्रोपी क्या हो गई, बदल गई। तो आपको हमेशा प्रोसेस पूछना है कि आप प्रोसेस बता दो, हम उसमें इंट्रोपी बता देंगे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, अच्छा मान लो कि इसमें इसको हम ठंडा कर दें, नहीं, अच्छा ठंडा करने का मतलब आप समझ रहे हैं, ठंडा करने का मतलब क्या हुआ, ये एनर्जी का लॉस कर दिया, इससे एनर्जी निकल गई, और जब एनर्जी निकल गई तो इसके पास तो अब एनर्जी कम बचेगा, और जब एनर्जी कम बचेगा तो पहले जैसे थरथरा रहा था, पहले जैसे मूव कर रहा था, पहले जैसे मोशन में था, अब तो वैसा मोशन में रहेगा। अब क्या होगा, ये और एकदम सट जाएगा और स्थिर टाइप का होने लगेगा। जब स्थिर होने लगेगा तो इसका जो मोशन है, इसका जो वाइब्रेशन है, अनियमितता है, और कम हो जाएगी, नहीं, और उसी अनियमितता को, मोशन को हम लोग एंट्रोपी कहते हैं। तो अगर इसका टेम्परेचर अगर कम कर दीजिएगा तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नहीं तो आप हमेशा जब भी एंट्रोपी आपको डोनेट करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, बताना होगा, तो हमेशा आप पूछिएगा प्रोसेस, कि हमको पहले प्रोसेस आप बता दो, तब हम उसमें बता देंगे कि एंट्रोपी चेंज कैसा हो रहा है। चेंज का मतलब वो एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। एग्जैक्ट हम लोग बताने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत चीज़ पर डिपेंड करता है। हल्का फुल्का भी चेंज कर देंगे तो वो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा। एंट्रोपी बताने के लिए आपको पूरा का पूरा फैमिली बताना पड़ेगा कि ये देखो भाई, जब प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है, ये इतना है, वो इतना है, तब जाके एंट्रोपी इतना है। क्योंकि सिर्फ एंट्रोपी आपने बताया तो तुरंत पूछेगा कितने प्रेशर पे है, क्योंकि प्रेशर बदलोगे एंट्रोपी बदलेगा, टेम्परेचर बदलोगे एंट्रोपी बदलेगा। नहीं तो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर एंट्रोपी आप बताने से पीछे हटोगे, ना 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 ना, क्योंकि उस स्टेट पर, उस अवस्था पर, उस टाइम पर एंट्रोपी बताने के लिए हमको बहुत कुछ बताना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट हमको प्रोसेस बता दो भाई। तो बोल रहा है कि प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बोले जा एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर बोलेगा कि प्रोसेस में टेम्परेचर घट रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे जाओ एंट्रोपी घट रही है। और वजह हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन सब बढ़ेगा, और जब मोशन बढ़ेगा, है ना, मोशन बढ़ेगा तो उसी मोशन को तो हम लोग कहते हैं डिसऑर्डरनेस, क्योंकि मोशन बढ़ेगा तो गड़बड़ी बढ़ेगी, और गड़बड़ी बढ़ेगी तो उसी गड़बड़ी को हम लोग कहते हैं एंट्रोपी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मोशन बढ़ेगी, गड़बड़ी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। उसी तरह से अगर टेम्परेचर घट गया तो फिर मोशन घट जाएगा, गड़बड़ी घट जाएगी, एंट्रोपी भी घट जाएगी। तो आप एंट्रोपी को जब भी बोलोगे किसी प्रोसेस में आप बोलना, और चेंज के रूप में बोलना कि पहले से जो एंट्रोपी है अब बढ़ जाएगी। तो देखो ये चेंज हुआ, पहले जितना था उससे चेंज होकर ज़्यादा हो गया। और अगर टेम्परेचर घट गया तो क्या बोलेंगे, पहले जितना था उससे घट गई, है ना। तो एंट्रोपी को हमेशा किस में व्यक्त किया जाता है, चेंज में व्यक्त किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लिए। चलो इसको हम हटाते हैं। अब अगला पॉइंट देखो। अब हम लोग एंट्रोपी को ना एडजॉर्प्शन से कनेक्ट करते हैं। हम लोग तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और सरफेस केमिस्ट्री में एक मस्ट टॉपिक था क्या, एडजॉर्प्शन। तो उस एंट्रोपी को अब हम लोग जो है किस में कनेक्ट कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन में। देखिएगा, वी नो दैट, है ना, हम लोग जानते हैं कि
एडजॉर्प्शन इज एन क्या भाई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पढ़े हो ना अच्छे से, पूरा याद है। हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हिंदी में क्या लिख दोगे, बोलो। हिंदी में लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। हम लोग जानते हैं कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब इंग्लिश वाले डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ लिखिएगा, है ना। और हिंदी भी बस यही इंग्लिश लिखना है, बहुत बड़ा इंग्लिश नहीं है, तो आप यही लिख लीजिएगा। सो फॉर एडजॉर्प्शन, इसीलिए एडजॉर्प्शन के लिए, है ना। एडजॉर्प्शन के लिए क्या होगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा रफ वर्क करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, एडजॉर्प्शन याद है क्या था? एडजॉर्प्शन में एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर संचित हो जाता था। नहीं, कोई एक पदार्थ कहाँ पर रहे, किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर संचित हो जाता था। और हम जानते हैं कि जब भी पार्टिकल आएगा एनर्जी निकल जाएगी। यही ट्रिक बताए थे ना, अगर पार्टिकल आई, है ना, तो एनर्जी निकल जाएगी, है ना। अगर कौन कौन बोलो, अगर पार्टिकल आया तो एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, निकल जाएगी। और अगर एनर्जी आया तो पार्टिकल निकल जाएगा। यही हम लोग पढ़े थे ना, अगर पार्टिकल आया तो कौन, एनर्जी निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और चूंकि एनर्जी रिलीज हो रही थी, चूंकि एनर्जी बाहर जा रही थी, चूंकि एनर्जी बाहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जिट, तो चूंकि एनर्जी एग्जिट हो जा रही थी, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया था, एक्सोथर्मिक। तो हम लोग बहुत अच्छे से, हम आपको पिछले क्लास में प्रूफ किए थे कि भाई एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि एडजॉर्प्शन में पार्टिकल सब आता है और जब भी पार्टिकल आएगा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्योंकि इसका भी वजह है, पार्टिकल अगर यहाँ पर आ रही है इसका मतलब है कि ये पार्टिकल और इसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, नहीं। और जहाँ पर भी अट्रैक्शन होता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाती है, जहाँ पर भी अट्रैक्शन होता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो लास्ट में पार्टिकल अगर यहाँ पर आ रहा है, अगर पार्टिकल कण यहाँ पर आ रहा है, तो कण और सरफेस के बीच में क्या है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है। और जहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो वही चीज़ हम लोग सीख लिए कि अगर पार्टिकल यहाँ पर आता है तो एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, रिलीज हो जाएगी। पार्टिकल अगर आएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो एडजॉर्प्शन में पार्टिकल आता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। चूंकि एनर्जी रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, बाहर चली जाती है, तो उसी बाहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जिट। उसी एग्जिट से बना है एक्सो और उसी एक्सो से बना है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नहीं। तो लास्ट में एक बार फिर से हमको बता दो, एडजॉर्प्शन में पार्टिकल आएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, एनर्जी निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी, क्योंकि एडजॉर्प्शन क्या है भाई, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक चीज़ हमको बताओ यार कि ठीक है, एडजॉर्प्शन में पार्टिकल आता है, एनर्जी निकल जाती है, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में एनर्जी 10 जूल है, और जैसे ये पार्टिकल आया 3 जूल एनर्जी निकल गई, ठीक है। तो 10 जूल में से तो 3 गया, बचा कितना, 7 जूल। तो एक बात बता यार कि अगर पहले 10 जूल था तो एनर्जी ज़्यादा था, तो पार्टिकल सब ज़्यादा थरथरा रहा होगा, है ना, ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा, ज़्यादा मोशन में होगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, गड़बड़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उसी मोशन को, उसी गड़बड़ी को, उसी डिसऑर्डरनेस को तो हम इंट्रोपी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है तो मोशन ज़्यादा होगा, अगर मोशन ज़्यादा है तो गड़बड़ी ज़्यादा होगा, गड़बड़ी ज़्यादा है तो इंट्रोपी ज़्यादा होगा, नहीं। और चूंकि एनर्जी जब निकल गई तो एनर्जी तो अब कम बचा, और जब एनर्जी कम बचा तो यहाँ पर मोशन कम होगा, गड़बड़ी क्या होगी, कम होगी, इंट्रोपी कम होगी। तो इसको हम लोग छोटा एरो से दिखा देते हैं कि यहाँ पर इंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोपी कम होगी, लेकिन यहाँ पर इंट्रोपी ज़्यादा होगी। अच्छा, ये शुरुआत वाला केस था ना, इसलिए तो इसको बोल दे इनिशियल, और इसको बोल दे फाइनल। समझ में आ रहा है? तो एक बार बताओ, एक बार फिर से लास्ट में, एडजॉर्प्शन कैसा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी निकल जाएगी, और अगर एनर्जी निकल गई
तो पहले जितना एनर्जी है उतना ही एनर्जी बचेगा या फिर उससे कम? उससे कम। तो अगर एनर्जी कम हो गया तो इससे एंट्रोपी पर क्या फर्क पड़ा? एंट्रोपी पर यह फर्क पड़ा कि पहले एनर्जी ज्यादा थी तो मोशन सब उसके अंदर के कण का ज्यादा था, गड़बड़ी ज्यादा था, एंट्रोपी ज्यादा था। लेकिन जैसे एनर्जी घटा तो वो सब पार्टिकल सबका एनर्जी घट गया। अब एनर्जी घट गया, तुम क्या चाहता है? खूब घूमेगा, अब घूमना कम कर देगा, उसका मोशन कम हो जाएगा। और मोशन अगर कम हो गया तो उसका एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो देखो क्या होगा। हम लोग सीख लिए कि एडजॉर्प्शन में जो इनिशियल SI रे, इनिशियल जो एडजॉर्प्शन होगा, सॉरी एंट्रोपी जो होगा वो ज़्यादा होगा। इनिशियल एडजॉर्प्शन क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि शुरुआत में एनर्जी ज़्यादा है तो मोशन ज़्यादा होगा, तो गड़बड़ी ज़्यादा होगा, गड़बड़ी ज़्यादा होगा, एंट्रोपी ज़्यादा होगा। अच्छा, फिर बाद में जब एनर्जी निकल जाएगी तो एनर्जी तो घट गया, मोशन तो घट जाएगा, गड़बड़ी घट जाएगा, तो एंट्रोपी जो फाइनल एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग ना डेल्टा S निकालते हैं। डेल्टा मतलब समझ रहे हो ना? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज हमेशा निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, सेकंड माइनस फर्स्ट। आप S1 और S2 भी कह सकते थे इसको, नहीं? तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, लेकिन चेंज किस में निकाल रहे हो आप? एंट्रोपी में। एंट्रोपी में तो लिखेंगे एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल। क्या सही है ना? डेल मतलब क्या हुआ? चेंज। चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और किस में चेंज रहे? एंट्रोपी में चेंज। तो फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। अच्छा, आपको पता चल चुका है कि एडजॉर्प्शन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस के कारण एनर्जी निकल जाने के कारण इनिशियल एंट्रोपी ज़्यादा होती है, तो ये होगा ज़्यादा। और फाइनल एंट्रोपी क्या होगी भाई? कम। तो फाइनल एंट्रोपी हो जाए, वही है, उल्टा कर दिए करें, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, तो फाइनल तो वो हो गई ना भाई। तो फाइनल एंट्रोपी हम लोग का क्या हो जाएगा? कम। एडजॉर्प्शन में फाइनल एंट्रोपी जो होगा वो हो गया कम, तो फाइनल हो गया कम माइनस इनिशियल क्या होगा? ज़्यादा। नहीं, ऐसा क्यों हो गया? समझ में आ रहा है अच्छे से? अब बताओ, जब भी तुम कम में ज़्यादा घटाओगे तो ये हमारा फाइनल हुआ, इसी को आप यहाँ पर रखे हो, फाइनल माइनस इनिशियल, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये फाइनल यहाँ है और ये इनिशियल यहाँ पर है, यही ना भाई? तो जब भी आप कम में ज़्यादा घटाओगे, 7 माइनस 10 करोगे, क्या आ जाएगा? -3 को गोली मार, लेकिन माइनस आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, कहीं पर आप करिएगा 2 माइनस 10, अगर कम में ज़्यादा घटाइएगा तो क्या आएगा? -8 आएगा, लेकिन माइनस आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं यार, कि जब भी हम कम में ज़्यादा घटाएंगे क्या आ जाएगा? माइनस। बहुत अच्छे से याद रखना, 12th में एकदम काम नहीं देने वाला है ये, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे जेईई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए, तो ये सब पॉइंट ना बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि एडजॉर्प्शन के लिए एंट्रोपी में चेंज का साइन कैसा होता है, प्लस कि माइनस? तो हमारा आंसर होगा माइनस। और हम लोग के भी टेस्ट में हम दे सकते हैं, ये सब पॉइंट हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो यार, तो ये इसको ना थोड़ा अच्छे से रख लेना। और कल जो हम आपको पढ़ाएंगे ना, कल जो टॉपिक है हम लोग का 12th का नहीं है, वो थोड़ा सा एडवांस है, तो उसमें देखिएगा इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे से इसको यूज़ करना पड़ेगा आपको। ओके, तो चलो हम लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हम लोग सीख लिए भाई कि एडजॉर्प्शन चूंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें एनर्जी निकल जाएगी, और एनर्जी निकलने के कारण क्या हुआ? एनर्जी घट जाएगा, और एनर्जी घट गया तो शुरुआत में एनर्जी ज़्यादा होने के कारण, मोशन ज़्यादा होने के कारण, गड़बड़ी ज़्यादा होने के कारण एंट्रोपी भी ज़्यादा हुई, लेकिन बाद में एंट्रोपी क्या हो गई? घट गई। और डेल्टा S का मतलब क्या हुआ भाई? चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल चूंकि कम है तो कम रखे, इनिशियल ज़्यादा है तो ज़्यादा रखे, और ज़्यादा में कम अगर हम घटाएंगे तो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। तो एक बात एकदम दिमाग में डाल लो कि एंट्रोपी में हमेशा डेल्टा S का वैल्यू एंट्रोपी में, वही यार, एडजॉर्प्शन में हमेशा एंट्रोपी का जो वैल्यू होगा या डेल S का वैल्यू जो होगा हमेशा निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। समझ में आया? एडजॉर्प्शन में जो डेल S का वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। ओके, तो चलो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया? इसको हटा दें। हो गया? तो
अब लास्ट में एक चीज़ लिख लेंगे, अब नया एरो पॉइंट मत बनाना, उसी में है। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ फॉर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के लिए, है ना, एडजॉर्प्शन के लिए या एडजॉर्प्शन में जो भी बोलते हैं डेल्टा एस का वैल्यू, है ना, एंट्रोपी में चेंज का वैल्यू हमेशा क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा। एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़े हम लोग कि भाई एंट्रोपी क्या है। तो एंट्रोपी के बारे में हमने सबसे पहले सीखा कि ये एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं, अब फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते थे, जिसको मापा जा सके, जिसको नापा जा सके। तो खैर चलिए एंट्रोपी के बारे में सीखे कि ये सबसे पहले कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी है। एंट्रोपी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और इसको हम लोग जो उपयोग करते हैं, इसको जो हम लोग दुनिया में लाए, किस लिए लाए रे, तो किसी भी पदार्थ में डिसऑर्डरनेस को मापने के लिए, नहीं, रैंडमनेस को मापने के लिए, गड़बड़ी को मापने के लिए, अव्यवस्था को मापने के लिए, अनियमितता को मापने के लिए। उस पदार्थ में पार्टिकल सब एकदम अच्छे तरीके से सजा हुआ है या गड़बड़ है, तो उसी गड़बड़ी को मापने के लिए हमने क्या लाया, एंट्रोपी लाया। तो डेफिनेशन भी बन गया था, वह फिजिकल क्वांटिटी या फिर वह भौतिक राशि जो किसी भी पदार्थ, है ना, किसी भी पदार्थ की अनियमितता या अव्यवस्था मतलब डिसऑर्डरनेस मतलब रैंडमनेस मतलब गड़बड़ी को व्यक्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी को हम लोग किससे डिनोट किए थे, एस से। उसके बाद फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े कि जो एंट्रोपी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, वो किससे, डिसऑर्डरनेस से के या रैंडमनेस के। और उसमें एक पॉइंट ज़बरदस्त हम लोग जोड़े कि डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोशन के। और उसके बाद फिर आप तो रियल में देखें कि किसका मोशन ज़्यादा था, किसका मोशन कम था, और उससे पता चला कि गैस में मोशन सबसे ज़्यादा था, तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होगी, सॉलिड की। फिर हम लोग सीखे कि एंट्रोपी को हमेशा चेंज में हम लोग देंगे, और लास्ट में हम लोग सीखे कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एस का वैल्यू हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके।